बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का पाकिस्तान के साथ मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमें अपना किरदार अदा करना है। तामीर और तरक्की के सफ़र में 27वीं तरमीम की अब हर तरफ बहस चढ़ गई है। क्या वाकई 27वीं तरमीम आ रही है? और फिर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स बिलावल भुट्टो की ट्वीट के बाद तो अब ये कन्फर्म हो गया है कि ये मुजवज़ा, ये ड्राफ्ट बहुत जल्द मंजर आम पर आएगा। और उस मंजर आम पे आने के बाद कहीं हम अफरा तफरी की तरफ तो नहीं जा रहे। अपोजिशन की जमातें, वकला, ये इनको बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फिर दूसरी जानब से इनके कॉम्प्रेसों को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब ये 27वीं तरमीम में ऐसा क्या है कि जिसमें सबको एतराज़ है, तकरीबन सबको एतराज़ है। अब ये वफाकी हुकूमत पर कितना प्रेशर है, क्या ये करवाने में कामयाब होगी, इस पर भी बात करेंगे। फिर बात करेंगे कराची में डंपर माफिया कहें या डंपर एसोसिएशन के जुल्म सितम कहें, या उनकी पुरानी गाड़ियाँ, वो जो डंपर हैं जिनकी शायद फिटनेस नहीं हुई, दावे किए गए थे, लेकिन कत्ल व गारत का सिलसिला जारी है। अभी भी उन डंपर्स के नीचे आके मोटरसाइकिल सवार शहीद हो रहे हैं, जान से जा रहे हैं। रिसेंटली मियाँ बीवी का वाक़या हुआ राम स्वामी में, कराची में, जिसमें मियाँ तो मौके पे ही हलाक हो गया, 20 साल जवान, और उसकी जो दुल्हन थी जिसको वो पीछे बिठा के जा रहा था, अभी उनकी शादी को 4 माह ही हुए थे, वो अभी ज़ख्मी हैं। जिस पे फिर मुश्तहल अफराद आए, डब्बर को आग लगा दी, फिर पर्चे हुए, चल रहा है। अब तो पुराना हो गया गालबन। ये ऊँट किस करवट बैठेगा? वजह क्या है कि ये एक्सीडेंट रुकने का नाम नहीं ले रहे? बहुत सारे मौज़ूआत पे बात करने के लिए स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं। आप पीएमसी के सेंट्रल कोऑर्डिनेटर हैं, मियाँ खुर्रम शहजाद में ज्वाइन किया। सर खुशामद कहेंगे मियाँ साहब आपको शो में। उनके साथ एडवोकेट मंजूर साहब ने ज्वाइन किया। आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। सर बहुत शुक्रिया सर, मंजूर साहब आपने भी टाइम दिया। पहले ज़रा मंजूर साहब, ये 27वीं तरमीम जी, और फिर आइन की शिक 243 जी, बड़ा मामला गर्म चल रहा है, ये वजह है क्या होने जा रहा है? नया जी ये है कि शिक जो 243 है उसके तहत जो आर्मी चीफ है उसकी अपॉइंटमेंट होती है, उसके लिए वो चेंज करना चाह रहे हैं उसको कि जी उस शिक में भी चेंज किया जाए, उससे हट के भी और भी जो है चीज़ें वो चेंज करना चाह रहे हैं। वो ये चेंज करना चाह रहे हैं कि जो आर्मी चीफ है अब जो उसको फील्ड मार्शल का एजाज़ भी दिया गया है, ओहदा दिया गया है, तो उसके लिए एक जो है सीट क्रिएट की जाए कि जो फील्ड मार्शल के लिए एक नई सीट बनाई जाए जिस पे वो 5 साल के लिए जो ये तरमीम सुनने में आ रही है, जो हमें पता चला है कि जी उनको 5 साल के लिए अपॉइंट कर दिया जाए, और उसके मतहत सारे इदारे जो इसके आर्मी के हैं, एयरफोर्स के हैं, नेवी के हैं, उसके मतहत कर दिए जाएँ और उसका वो वन मैन शो हो। ये चाह रहे हैं, जो इनका ये मकसद है। ठीक है। उससे पहले भी जी मैं थोड़ा सा और आगे बात बढ़ाऊंगा कि 26 अमेंडमेंट भी आई थी, और दूसरा उसमें भी इन्होंने कुछ काफ़ी यही चीज़ें करने की थी जिस पे मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई ने एहतजाज किया, उनके साथ जो है काफ़ी टफ टाइम दिया, उस वजह से वो उसमें से चीज़ें जो ये चीज़ें थी ये माइनस की गई। नहीं तो अगर तमाम अफवाज के जो इख्तियारात हैं अगर वो एक चीफ को मिल रहे हैं तो इसमें बुरा क्या है? जी बुरा ये है कि अगर आपने मुल्क चलाना है तो इदारे होते हैं, हर एक इदारे का अपना अपना कंट्रीब्यूशन होता है। अगर एक कोई दे दें तो फिर आप वज़ीर आज़म को भी हटा दें, आप सदर को भी हटा दें, फिर ये इतना एक्सपेंस उनके हाउस पे हो रहा है, उनके रिहायशों पे हो रहा है, उनके टूर पे हो रहा है, तो फिर एक आर्मी चीफ को ही सारा चीज़ ये दे दें। बाकी जो अहदे हैं जिनको अवाम मुंतखब करती है उनको हटा दिया जाए। फिर तो सिर्फ एक ही बंदे को लाना चाह रहे हैं और एक ही करना चाह रहे हैं। और इसमें दूसरी बात तो जो फिर मेरे मासूम मेरे रहनुमा, आपका ताल्लुक उस जमात से है कि जिसके लीडर ता हयात एक्सटेंशन दे रहे थे बाजवा साहब को उस वक्त, उसी का ही जो नुकसान है अभी हम भुगत रहे हैं। चलो ये अच्छी बात है, आपने तस्लीम तो किया। नहीं जी, जो सच हकीकत है उसको मानना चाहिए। दुनिया को पता है, हमारी पाकिस्तान की आवाम को पता है। आप चूंकि फिर एडवोकेट भी हैं, माहिर कानून हैं, फिर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं। वजह क्या है कि जब हुकूमत वक्त को इस तरह के मामला फेस करने पड़ जाते हैं तो आप सरे तस्लीम खम हो जाते हैं, चाहे आपकी जब गवर्नमेंट थी या आज मौजूदा हुकूमत है जिस पर आप तनकीद कर रहे हैं? जी बात यह है कि हमारे जो पहले जो हमारी पार्टी है तहरीक इंसाफ, जिसमें
वो बाद अभी आई है। उससे पहले दो पार्टियां ही जो चल रही थी, एक बारी आपकी एक बारी हमारी। इसी तरह मुल्क का जो है आपके सामने कि मुल्क के हालात क्या बन गए हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। ये हमारा कराची जो दूसरे तो अलहदा छोड़ दें, जो कराची है एक हब है बिजनेस का, उसका आज आप देख लें कि उसका हाल क्या है, उसके साथ क्या इन्होंने कर दिया है। ये सिर्फ भत्ते की वजह से, सिर्फ ये रिश्वत की वजह से, टैंकर माफिया, जो पानी के टैंकर माफिया, गाड़ियां इतनी पुरानी हैं जैसे आपने पहले ही कहा, तो उस वजह से वो जो है उनके साथ बंधे हुए हैं, उनके साथ मिले हुए हैं। मैं सॉरी फॉर इंटर में आता हूँ, ये मेरी सेकंड स्टोरी है। मैं ज़रा पहले ये जो 27वीं तरमीम का जो ये नया जिन चराग से निकल के बाहर आया है, अब ये हुकूमत वक्त इसको कैसे टैकल करती है, कैसे इसको बोतल में डालती है, अलादीन को बुलाया जाता है, कैसे तमाम इकाइयों को आप सेटिस्फाई करेंगे, फिर नए सूबों की भी बहस है, फिर कमिश्नर साहब को इख्तियारात दिए जाएंगे कि वो सज़ाएं भी देंगे, तो बहुत सारे इख्तियारात में आसान कर दें, छेड़छाड़ की जा रही है ना। तो क्या ये हो पाएगा? आसानी से ये हुकूमत करवा लेगी ये तमाम चीज़ें? माजी को अगर हम देखें तो जब भी इस तरह की तरमीम आई है तो पार्लियामेंट से तो पास हो जाती हैं, लेकिन फिर अदालतों में आके कुछ पटिशन दायर हो जाती हैं और मामला रुक जाते हैं, लेकिन पार्लियामेंट इदारों की माँ है। मियाँ खुर्रम साहब, 27वीं तरमीम और मौजूदा हुकूमत, तो उसका अपना राइट है, वो जाए, मैं तो रोकूंगा नहीं, बल्कि फौरी जाए। लेकिन याद रखें, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का एक आइन है, ठीक है जी। इस आइन की पासदारी मुझ समेत जितने पाकिस्तानी हम सब पर फर्ज है। अगर वो कहते हैं कि मैं इश्क इमरान में, तो भाई मैं तो इश्क जो है ना एक ही जगह से करता हूँ, इस माँ धरती से, जिसने मुझे पैदा किया, जिसने मुझे पहचान दी, और जो मेरी सरहदों के मुहाफिज हैं, जो दिन दोपहर शाम रात बगैर किसी सोच फिक्र के अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। बात यह है कि अफवाज पाकिस्तान ने जब भी 47 से लेके 2025 तक आप अगर खंगाल के देखें तो अफवाज पाकिस्तान ने इस मुल्क का दिफा किया है। ये सियासी जमातें ये आती हैं जाती हैं, यही वो फसली बटेरे होते हैं कि जो हुकूमतें बदलते रहते हैं। कभी ये किसी और जमात में होते हैं, कभी ये दूसरी जमात में होते हैं, कभी ये तीसरी जमात में होते हैं, और कभी ये अपनी खामोशी का फायदा उठाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये एक ऐसी अमेंडमेंट जो भी आएगी जो अफवाज पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए होगी, हम उसकी खुले दिल से हमायत भी करेंगे, हिमायत भी करेंगे। चलो, हिमायत आ गई। मंजूर साहब, मैं इश्क इमरान में मारा जाऊंगा, जवान CMKP के जज्बा है, कबायली आदमी है, मेन पावर है, पीपल पावर है, और वो उसको लाने के कुछ मकासद भी होंगे, और फिर वो बहुत ओबीडेंट है इमरान खान का। क्या करेंगे आप? क्या स्ट्रेटजी है? कैसे रोकेंगे इस तरमीम को? जी, बात यह है कि रोकने के लिए हम क्या, पूरी आवाम जो है, पूरे वकला जो हैं, वो उसको रोकेंगे। इसमें जो मेन अमेंडमेंट है वो जुडिशरी को अपने मतहत करने की है, जिस पे पहले अंग्रेज़ का दौर था ना, उस वक्त ये जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाए जाते थे, ये वो उसको पुराना दौर को जैसे रिपीट हो रहा है कि गोरों की तरह हमारे ऊपर हुक्मरानी की जाए, जैसे गोरे कर रहे थे, कि ये उस मॉडल को दोबारा रिपीट करके वो लाना चाह रहे हैं। वो मॉडल पहले ही फेल हो चुका था। उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर हुई, जिसके तहत जुडिशरी को अलहदा पावर दिए गए, एग्जीक्यूटिव के अलहदा पावर। अच्छा, मियाँ खुर्रम ने एक पॉइंट उठाया कि इस पे ज़्यादातर जो इख्तियारात हैं, जो पावर जिसे हम कहते हैं, वो चीफ को जा रहे हैं, अफवाज को जा रहे हैं, तो इसमें आपको क्या तकलीफ है? मैं तो वो पहले ही आपको बताया ना कि अगर अफवाज को सारे पावर ही देने हैं मुल्क के एग्जीक्यूटिव के तौर पे, तो फिर तो वजीर आजम का, वजीर आला जो है, इनको हटा दिया जाए। ये इतनी काबीना बनाने का इतने एक्सपेंस मुल्क उठा रहा है, जिसकी वजह से खरबों रुपए जो हैं वो पाकिस्तान के खर्च होते हैं, तो फिर तो उसी को ही दे दिया जाए, प्रेसिडेंट बिठा दिया जाए उसके साथ। जो तीनों फौजों का पहले ही हेड तो ऑलरेडी है, मगर दोबारा उसकी जगह पे दूसरा एक हेड अलहदा, दो हेड कैसे फिर हेड करेंगे? जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होता है वो ऑलरेडी तीनों फौजों का हेड होता है। तो फिर अगर नया है का आपने हेड लाना है, तो फिर उसको सदर को हटा दे, फिर उसको क्यों रखा हुआ है? और ये जो जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, ये दोनों सेपरेशन पहले से हो चुकी है। कोर्ट के आर्डर, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से हुई थी। जैसा जो मजिस्ट्रेट के जो अख्तियारात थे वो तहसीलदार या
एसी या डीसी को दिए जाते थे, कमिश्नरी को दिए जाते थे, वो ऑलरेडी खत्म कर दिए, सेपरेट हो चुके हैं। दोबारा उसी चीज को लाके यानी कि दोबारा गोरों की तरह हमारे ऊपर हुक्मरानी करना चाह रहे हैं, और कोई रीजन नहीं है। क्योंकि एक ही पाकिस्तान में पिलर बचा हुआ था जो करप्शन से पाक था, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में कोई कमी कोताहियां होती थी, ये करप्शन होती थी, उसके लिए जुडिशरी थी। अब जुडिशरी को ही अपने मतहत, जैसे आप डीसी की पोस्टिंग करते हो, इसी तरह ये चाह रहे हैं कि जज की भी। अच्छा, मैं एक आप सॉरी फॉर इंटरवेट कॉल ले लूं। मैं इस वक्त में PMLN के अखलाक हाशमी साहब ने ज्वाइन किया। सर खुश आमदीद कहेंगे हाशमी साहब शो में। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक ठाक है जी हाशमी साहब, लेकिन मेरे स्टूडियो में बैठे हुए एक मेहमान जिनका नाम है मंजूर अली साहब, वो बड़े परेशान है। वो कह रहे हैं ये 27वीं तरमीम अगर आपने लानी है तो फिर वजीर आजम साहब और ये काबीना घर जाए, तो फिर आप क्यों, आपका कोई फायदा ही नहीं है। जब ये मुल्क चलाना ही चीफ ने है तो फिर आप ये इतना अखराजात। नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि वजीर आजम और ये क्यों घर जाए। नहीं तो सारे इख्तियारात आप चीफ को दे रहे हैं, तो फिर आप क्यों बैठे हैं? नहीं, सारे इख्तियारात चीफ के पास, आर्मी चीफ का तो काम ही नहीं है हुकूमत चलाना। हुकूमत चलाना तो वज़ीर आज़म का काम है। और मुझे बताएं, अगर गलती से पहले कोई तरमीम हो चुकी थी तो 27वीं तरमीम में है क्या, मुझे बताएं। 27वीं तरमीम में आइन की शिक है 243, जिसके तहत आप क्या कहता है 243 क्या कहता है? 243 ये कह रहा है कि उसमें आप लोग अमेंडमेंट कर रहे हैं, उसमें इख्तियारात सदर मुमलिकत से लेके चीफ ऑफ आर्मी को देने जा रहे हैं। 5 साल के लिए वो विराजमान रहेंगे। नहीं, किसने कह दिया ये? अच्छा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ऐसा भाई कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ देखें मरकज को मजबूत करना है। कैसे वो मरकज को कैसे मजबूत करेगा? नहीं, मरकज मजबूत होगा ना। अच्छा, तो पहले देखे ना, अब 18वीं तरमीम की हम जो ना भुगत रहे हैं ना सारा कुछ, ये जो कुछ हो रहा है सूबों के अंदर। हाँ, तो ये छोटी मोटी तरमीमें आती रहती है, ये मुल्क चलता है। मुल्क ये तरमीम जो है 27वीं तरमीम से मुल्क मजबूत होगा, मुल्क कमजोर नहीं होगा। ये किसने कह दिया ये? कैसे लेकर ये कि जो ये गलत किस्म के जो सियासतदान है, गलत किस्म के जो लोग हैं, उनकी रोटी वोटी मारी जाएगी। बाकी तो 27वीं तरमीम से मुल्क मजबूत होगा। किसने कह दिया कि मुल्क कमजोर होगा ये? और आर्मी चीफ का ताल्लुक ही नहीं है हुकूमत चलाने का, जो है ना। इसका मतलब ये कि माजी में इमरान खान साहब ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा को कहा था कि आप ताहयात बैठे रहें, और अब आप मौजूदा चीफ को कहेंगे फील्ड मार्शल को कि आप 5 साल तक। हमने देखे ये एक कानून में ये बिल्कुल तय हो चुका है कि आर्मी चीफ ने कितनी मुद्दत करनी है, अगर उसे एक्सटेंड देनी है, उसका तरीकेकार क्या है, ये चीजें तय हैं। अगर इमरान खान ने ये बात की तो गलत बात की थी, और कोई भी सियासी आदमी अगर ये बात करता तो वो गलत बात करता है। तो देखिए, पाकिस्तान के आइन में हर चीज तय हो चुकी है। हाँ। और वो तयशुदा बातों से आप नहीं हट सकते। एक और बहस भी है कि एक सूबे के अंदर 3 सूबे बनने चाहिए। देखिए, सूबे तो बनने चाहिए, 100% सूबे बनने चाहिए। मुझे बताएं, एक आदमी का काम जो होता है वो शक्कर से चलता है, कराची आता है, पैसा आजकल महंगाई के दौर में, गुर्बत के दौर में शक्कर से वो धक्के खाता हुआ आता है कराची। ठीक है, तो ये शक्कर में कम से कम जो ना वहाँ पे ये जिला, ये सूबा होना चाहिए ताकि उसके काम वहां पर हो जाए। और सबसे पहले तो पाकिस्तान में किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, हमें लोकल जो मुशर्रफ, जिसे हम डिक्टेटर कहते हैं, वो जो निजाम लेकर आया था ना, वो निजाम हमें लाना पड़ेगा पाकिस्तान के अंदर। अच्छा। और आज हमें ये बड़ी खुशी है, कमिश्नर साहब को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आज मैं देख रहा हूँ कि ये रात को जो होटल खुले हुए होते थे वो भी सील हो रहे हैं, जो इंक्रोचमेंट है। लेकिन अभी तक हमारी मॉडल कॉलोनी में जो इंक्रोचमेंट है ना, वो खत्म नहीं की। वो मैंने कल आपके प्रोग्राम में बात की थी, एसी मॉडल कॉलोनी। अच्छा, तो वो एसी मॉडल कॉलोनी में वहीं बैठा हूँ एक जगह होटल पे, जहाँ अभी भी सामने मेरे जो है ये तजावीज़ात नजर आ रही है। चले फिर एसी, आपकी जो एसी जो मॉडल कॉलोनी है, हम उनको कह देते हैं प्रोग्राम में कि सर आप इसका नाम, इसका मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि मैं काफी दिन इस्लामाबाद में रहा, मेरे ख्याल से नादी अली है यहाँ पे ना, नादी अली वो मुख्तियार कार थे, वो एसी लग चुके हैं। तो मैं अभी, लेकिन वो मॉडल कॉलोनी की तरफ देख नहीं रहे। लेकिन तमाम जगहों पे कमिश्नर साहब को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। और लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, इस पे अमल दरामद भी हो। दोबारा ये ना हो कि दोबारा वो कुर्सियां लग जाएं, दोबारा ये ना हो कि इंक्रोचमेंट हो जाए। अगर ये कर रहे हैं तो प्रोडक्शन कर रहे हैं। और मैं ये भी मुबारकबाद दूंगा जमात इस्लामी को कि मॉडल कॉलोनी में जो रोड बना है या रोड बना रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से बना रहे हैं। और अल्लाह ताला ने हिम्मत दे, गलियों के अंदर इंक्रोचमेंट ये भी खत्म कराएं। चले आखिर में एक लास्ट में मुझे बताइएगा, ये डंपर एसोसिएशन वालों की रिहाई हो गई है, वो मसूद साहब की,
ये कत्लो गारत कब रुकेगी? ये कहीं देखिए मेरी बात सुने, कहीं भी छोटी सी मिसाल मैं देता हूँ कि एनएलसी के ट्राले के नीचे कभी कोई शख्स आया? ये बताएं मुझे आप। जबरदस्त। अभी आया कोई ट्रक के? वो कितने बड़े ट्राले हैं वो? हाँ। जब आपका लड़का जो है ना बगैर लाइसेंस, छोटी उम्र का लड़का आपका डंपर चला रहा होगा, उसे आप 3-3 दिन लेंगे ड्यूटी, और वो उसे ये पता है कि ये हमारा जो सदर है ना डंपर का, हाँ। उसके डायरेक्ट ताल्लुकात है वज़ीर आला से, डायरेक्ट ताल्लुकात है उसके वज़ीर दाखिला से, डायरेक्ट ताल्लुकात है उसके नासिर शाह से, डायरेक्ट ताल्लुकात है उसके शकील मेमन से। तो वो फिर जो है ना वो कहेगा ठीक है खुली छुट्टी है, जो मर्जी करते हैं। फिर कल आपको पता है जो हादसा हुआ कितना खतरनाक हादसा हुआ है, और इन्होंने स्ट्रीट फायर की है वहां पे ना कल ये बताएं इन्होंने। और इंशाल्लाह हमारे जो कराची की आवाज है, जो हमने एक ग्रुप बनाया है और जिसे मैं डील कर रहा हूँ, मैं गाइड कर रहा हूँ, इंशाल्लाह हमने एक टाइम तारीख मुकर्रर कर रहे हैं, और एक दिन हम इंशाल्लाह लाखों लोग जो होंगे ना अपने घरों से निकलेंगे, और हम जगह जो मुंतखब करेंगे वहाँ ये लोग पहुंचेंगे अपने बच्चों को लेकर, और उस वक्त तक हम नहीं उठेंगे जब तक हमारी कराची के मसाइल हल नहीं होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और ये बदमाश नहीं होंगे, ये जो है ना ये बदमाशी खत्म नहीं होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। इकलाल हाशमी साहब ने पीएम का मौक़िफ़ दिया। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात कर रहे थे हम 27वीं तरमीम की। अब इसकी कंक्लूजन की तरफ भी हम जाते हैं कि मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आ रही हैं, तज्ज़िये किए जा रहे हैं। हर कोई कहते हैं ना कि अभी तक कंफर्म नहीं है ना, अभी तक ड्राफ्ट आया नहीं है, लेकिन कहा ये जा रहा है ये आ जाएगा और ये हो भी जाएगा काम। लेकिन जब हो जाएगा तो तरक्की, खुशहाली जिसका हर पाकिस्तानी ख्वाहिशमंद है, उसकी रफ्तार बढ़ेगी। मंजूर साहब, अगर ये हो जाता है तो क्या अच्छा नहीं होगा? जी, मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के लिए अच्छा करने के लिए ये तरमीम जो करते हैं, ये पाकिस्तान अच्छा करने के लिए नहीं करते हैं। वो जो उस वक्त के हुक्मरान बैठे हैं वो अपने आप को यानी कि हर जगह से कवर करने की कोशिश करते हैं कि हम ये तरमीम कर दें। अब जुडिशरी से इनको डर है। जुडिशरी के जजेस जो हैं, जो इस्लामाबाद में आप भी देख रहे हैं कि 5 जजेस एक साइड पे हैं, कहाँ से 3 जजेस 3 सूबों से ला के चीफ भी उसको बना दिया गया। तो ये अब जो 27वीं तरमीम है उसमें सबसे ज़्यादा मसला जो आ रहा है वो ये है कि जुडिशरी के जज, हाई कोर्ट के जज को आप कराची बैठा है, सिंध का है, तो उसको आप पेशावर भेज दो, उसको बलोचिस्तान भेज दो, उसको आप लाहौर भेज दो। तो यानी कि वो उनको अपने मतहत करना चाह रहे हैं कि जो हम चाहें, बुरा भी हो तो आप उसको आंखें बंद करके, आपके पास पिटीशन आए तो आप सुनो ही नहीं, उनको प्रेशराइज कर दो। जैसे डीसी कमिश्नर की ट्रांसफर पोस्टिंग इनके पास है, तो डीसी या कमिश्नर किस जगह पे हुकूमत से हट के काम कर सकता है। तो इसी तरह अगर एक ही पिलर बचा हुआ है जुडिशरी का, अगर जुडिशरी को भी इस तरह अपने मतहत कर लेंगे तो फिर तो आप देख लें कि जो जिसकी लाठी उसकी भैंस होगी। हर कोई अब जो ऊपर जो बैठे हैं मिनिस्टर, उनकी मर्जी से सारे काम होंगे। पहले डर उनको सिर्फ जुडिशरी से ही है। अगर जुडिशरी को भी मतहत कर दिया तो फिर तो किसी को आप किसके पास जाके अपनी फरियाद करोगे? एग्री करते हैं सर मियां साहब? एग्री करते हैं? ओपिनियन है और मैं समझता नहीं, आईनी अदालतों का क़याम हो रहा है,
बहुत सारी मामला बहुत जरूरी है। देखिए हमारा सबसे बिगड़ा हुआ निज़ाम है, निज़ाम इंसाफ। अगर आप देखें तो दुनिया में जो निज़ाम इंसाफ का इंडेक्स है, हम उसमें खड़े कहाँ हैं? नहीं तो वो कैसे मियाँ साहब वो करें ना, वो कहते हैं ना कि पिक्चर क्लियर नहीं है ना। अब अगर सर देखें, ऐसा करें कि मैं लाहौर में रहता हूं और मेरी अपॉइंटमेंट वो कराची में करते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? बात ये है जो कि अपॉइंटमेंट करने वाले लोग हैं जी, जो अपॉइंटमेंट करने वाली कमेटी है, तहफ़्फ़ुज़ात उस पे हैं कि वो कितने कॉम्पिटेंट हैं। देखें ये पहली दफा ऐसा हो रहा है कि इनको तहफ़्फ़ुज़ात का सामना करना पड़ रहा है, वरना ये आप देखें माजी में इन्होंने वो जो मुशर्रफ दौर में जो काल अदम चीजें थी उनको भी इन्होंने आईनी सूरत दी इन्हीं वकला ने। अच्छा, इन्हीं वकला में से वो जजेस थे जिन्होंने PRO वो जो इन्हीं वकला में से अली अहमद कुर्द और जैसे एहसन साहब जैसे और मियां इफ्तिखार जैसे लोग लड़े भी तो सही सर। देखिए मुशर्रफ साहब से एहसन बून साहब उस दौर में जो है ना जज भी तो बने, अगर आप देखें तो उस दौर में बने, मुशर्रफ दौर में। एतजाज एहसन थे, बहुत सारे लोग थे, लेकिन जहां तक आसमा जहांगीर, जहां तक वकला की बात है, वकला भी दो धड़ों में तकसीम है, इनका एक अपना ओपिनियन है। लेकिन आप देखें इस वक्त इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन में सबसे ज्यादा जो सीट्स ली हैं वो आपको पता है जिस ग्रुप ने ली है, आजम तारड़ ग्रुप और वो जो एहसन बून ग्रुप है उन्होंने ली है। अगर ये इतने ही ज्यादा आपस में लॉयल हैं कानून के मामले में, तो कानून की पासदारी माजी में क्यों नहीं करवा सके? और अब इनको ऐसा कौन सा खतरा आ गया कि जनाब अगर वो कमेटी बन गई और कमेटी का इनेकाद हो गया तो उसमें ऐसी कोई मामला, मेरा जाती ख्याल है कि वो ऐसा नहीं हो सकता जितना ज्यादा ये इसको प्रोपोगेट करें। दूसरी बात फिर वही करूंगा, अगर आप देखें मीडिया हमारा आज़ाद कब था? मीडिया हमारा हमें आज़ादी जो मिली है वो मुशर्रफ दौर में मिली है। मुशर्रफ दौर में आप देखें कि पैमरा ने कितने ज्यादा लाइसेंस का अजरा किया। उसके बाद आप देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टाइम आता है तो उन्होंने कितने कदगन लगाए। फिर आप देखें PMLN का टाइम आता है, उन्होंने कितने कदगन लगाए। बात फिर अगर इमरान खान साहब की जाए तो ये बात मैं इसलिए लेके चल रहा हूं कि PTI के दौर में जो सबसे ज्यादा जो मजालिम ढाए गए वो मीडिया हाउसेस पे थे, मीडिया को कंट्रोल करने पे थे। आप एक तरफ आइन की पासदारी की बात करते हैं तो एक तरफ फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट, उसको जर्नलिज्म कहते हैं, सहाफत कहते हैं, आप उसको पाबंदे सलासल करना चाह रहे थे। ये आज उन्हीं आपकी किए वो तमाम जो आपने माजी में फैसले किए आज आपको भुगतने पड़ रहे। लेकिन जब आप आज जो बीज बोया वही काट रहे हैं। अगर आप देखें सहाफत ने आज़ादी सहाफत ने पाकिस्तान के अंदर तरक्की की है या इसमें अपनी जुबान का इजहार खुल के किया है तो ये मुशर्रफ दौर में हुआ है। चैनल्स का अगर अजरा हुआ है तो मुशर्रफ दौर में हुआ है। चलें ठीक है, उनसे 1 करोड़ इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन जमहूरियत की अगर बात की जाए तो मैं समझता हूं इस जमहूरियत से वो मुशर्रफ 1000 गुना बेहतर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। एक 2 सवाल हैं आपसे मंजूर साहब। एक तो ये कि आपने सुना कि मियाँ साहब ने बड़ा आपसे इख्तलाफ रखा कि आप लोगों ने शायद तब गवर्नेंस अच्छी की होती तो शायद आज हालात बेहतर होते, आप लोगों से हुकूमत न चल सकी जिसकी आज शायद आप भी अताप में हैं। दूसरा मेरा सवाल ये है कि जिस शहर से आप और मैं लाइव जा रहे हैं, डंपर माफिया हमसे कंट्रोल नहीं होता, पानी माफिया हमसे नहीं संभला जाता, बस ये माफिया ही चल रहा है। तो गवर्नेंस कहाँ है, इंतज़ामी उमूर किधर हैं, रियासत किधर है, हुकूमती मशीनरी किधर है? जी मैं इधर हमारे भाई साहब का पहले तो ये बताऊं कि हमारे पास जो हुकूमत रही है उसका टाइम देख लें कितना रहा है, और जो अभी बैठे हुए हैं उन्होंने कब से हुकूमत करना शुरू की है। आप हमें उससे कंपेयर ना करें कि इतना हमें तो 2.5 साल 3 साल की हुकूमत मिली है। 3 साल में जो करना चाह रहे थे बहुत अच्छा किया, जैसे आपका ये डिजिटल दौर लाए, और कदगन तो चलो जी ये मुशर्रफ के टाइम में दिए तो गए लाइसेंस, नहीं वो उस टाइम आप भी जब 2007 में जब 3.25 साल मंजूर साहब 3.25 साल, लेकिन आपने वो जो आपकी अपोजिशन की उस वक्त की जमातें की थी उनको भी तो आपने मजा चखाया ना सर, जेलें भी तो भरी ना आपने। नहीं जी मज़ा नहीं चखाया है। इस मुल्क में जितनी करप्शन हुई है और आप भी जानते होंगे, ये हमारे भाई भी जानते होंगे, और पूरी पाकिस्तान सर नैब के पास ये इख्तियार थे किसी को भी उठा के ले जाए, 3 महीने तक तहवील में रखे, साबित ना हो तो बोले ठीक है बाय घर जाओ।
ये जी ये आप ये भी बता दूं कि ये नेब बनाई किसने थी, ये नून लीग ने नेब बनाई नहीं, थी। आपने थोड़ा सा उसमें वो करे, क्या कहते हैं, पावर भर दी। नहीं, पावर तो भरी नहीं थी, पावर तो वही रही, हमने तो कोई उसकी नेब की पावर इन्होंने तो पर काट दिया ना, अभी अभी हुकूमत ने पर काट दिए हैं। अब वही ना कि खुली हम करप्शन करें, पर क्यों काटे गए? अच्छा, कि भाई हमें कोई रोकने वाला ना हो, नेब है तो नेब आगे आके भी हमें कोई हुकूमत जाती भी है, किसी और की भी आती है, कोई जो है वो करना चाहता है कि कोई अकाउंटेबिलिटी, तो वो हो ही ना कोई इदारा जिसको जो अकाउंटेबिलिटी कर सके। आप एक साहब की करप्शन पे मैंने स्टोरी की जी, महकमा वर्क्स एंड सर्विस के अफसर थे जी, तो वो जब मैंने एक स्टोरी 2 3 4 उसने समझा यार ये पीछे लग गया, वो उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। रिटायरमेंट के बाद कह रहा है साजिद को बोलो मैंने नेब से सेटिंग कर ली और मैंने रिटायरमेंट ले ली, चलो बाय बाय टाटा। क्या होगा इस मुल्क का? हमारे मुल्क में यही है कि पहले जी एंटी करप्शन बनी थी, हाँ, तो वो एंटी करप्शन से एंटी करप्शन बन गई जो अभी सिंध में हाँ, चल रही है। हाँ, ठीक है जी, हाँ। वो करप्शन का मेन जो है गढ़ बन गया, उनसे सेटिंग कर ली, डर खत्म हो गया। जो हमारे ब्यूरोक्रेट थे जो करप्शन करते हैं, जो सियासतदान थे करप्शन करते हैं, तो अब उनके ऊपर जो चेयरमैन है लगाना है किसने? सीएम ने। सीएम के खिलाफ एंटी करप्शन का या उसके किसी वुज़रा के खिलाफ या उसका जो कोई डीसी लगा हुआ है, कुछ भी नहीं होगा, क्या होगा उसके कुछ भी खिलाफ? नहीं होगा। तो आप खुद सोचे कि उनको तो फिर खुली छूट दे दी गई ना। हाँ, तो वो दूसरा आपने कहा कि ये डंपर जो है माफिया है, ये भी एक करप्शन का गढ़ इस वजह से चल रहा है, डंपर माफिया। हाँ। ये आपके कराची में जो पानी नहीं पहुंचता है, ये किस वजह से नहीं पहुंचता है? ये जो वाटर टैंकर हैं, ये बड़े माफिया हैं, ये ऊपर तक बड़े पैसे दे के और ये पानी बंद करवाते एरियो का। और इस तरह का मैं बताऊं कि एक दोस्त बता रहा था कि जी लाइनें फटती हैं, लाइनें जो फटती है वो फटती नहीं है, वो बंदे रखे हुए हैं जो जाके वो लाइनों को तोड़ते हैं और पानी लीक करते हैं कि ये फिर बनने के लिए 24 घंटे बंद हो जाएगा और फिर जो है टैंकर माफिया को जो है उसको बेनिफिट मिलेगा, टैंकर माफिया पानी पहुंचाएगा। एक एक टैंकर जो है वो उस टाइम जब ये पानी ना आ रहा हो, ना मिल रहा हो, तो 10-10 हजार 15-15 हजार का टैंकर एक मिलता है। तो ये कराची जो है इसको तो इसी वजह से। दूसरे नंबर पे हमारी यूनिवर्सिटी रोड पे देखें कि कब से ये रेड लाइन बन रही है, उसका हाल देखो, बीआरटी जिसको कह रहे हैं। अभी भी कोई मेरे ख्याल में फ्यूचर में नजर नहीं आता कि 5-8 साल ये बनेगी। एक प्रोजेक्ट जो समझ लो कि मैं आपको बताता हूँ कि 10 अरब का बनना था, वो 50 अरब तक पहुंचा देते हैं। 40 अरब की ये करप्शन समझो कि ये इसी वजह से की जाती है और आवाम को परेशान उससे ज्यादा किया जाता है। इससे ये जो रोड के हालात है, इस पे कितने एक्सीडेंट होते हैं, कितने लोग जो हैं वो टेंशन की वजह से। तहरीक इंसाफ ने इस पे क्या वैल्यूएट की? आप लोगों ने क्या किया अहले कराची के लिए इन हालात में? आप लोगों को लोग कैसे सर का ताज माने? आप लोग भी तो घर पे बैठे हैं, खामोश तमाशाई हो गए। जी, कराची के लिए हमारे पास कराची की हुकूमत ही नहीं थी उस वक्त। जो नादिम एक वो आपके थे उस वक्त हिज़्ब इख्तिलाफ ओपोजिशन माजी के हलीम आदिल साहब, फिर उनका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। नहीं जी नहीं, वो अभी भी इस पीटीआई के साथ है, सिंध का सदर है। और वो एक बड़ी मुनज़्ज़म आवाज़ थी कराची की, सिंध की, हर मौजू पर वो डट के रहते थे। फिर कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने भी कहा नहीं जी घर बैठो। नहीं जी, अभी भी वो डट के खड़े हैं, पर अच्छा। वक्त और हालात को थोड़ा सा देखा जाता है कि किस तरह। अभी आप देखें कि हमारे जो वर्कर थे उनके साथ कैसी ज्यादतियां। एक आके आप 10 लोगों की, कोई इमरान खान साहब की कोई बर्थडे मनाना चाह रहा तो उसको उठा के एटीसी के केस बना दिए जाते हैं। तो वर्कर को इस तरह कुचला जा रहा है, तो हलीम आदिल अकेला क्या करे? क्या करेगा? चले मियां साहब, ये कैसे हालात सही हो? देखिए बड़ी अहले कराची बड़ा परेशान है। बड़ी हैरत अंगेज बात की। और मैं तो समझता हूं कि जो है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात डिक्लेयर करने के बजाय मजबूरी की सियासी जमात डिक्लेयर कर देना चाहिए। आपका बयानिया जब बिक रहा था तो तब आप सड़कों पे थे, अवाम की लहरें बह रहे आप गिनवा रहे थे, शहद की नहरें बह रही थी, दूध की नदियां बह रही थी। आज जब अहले कराची, अहले पाकिस्तान तकलीफ में है, परेशानी में है, बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आज अवाम आपके साथ क्यों नहीं है? आज आप डर के अपने घरों के अंदर क्यों दुबके हुए बैठे हैं? आपको निकलना चाहिए। आप एक केस से डरते हैं? आपने कितने लोगों को शहीद करवाया, कितने आम पाकिस्तानियों को सड़क पे निकलवा के उन केसों में जिनसे उनका ताल्लुक ही नहीं था, वो तो बेचारे देखने के लिए खड़े हुए
कि जनाब ये जो साहब खड़े हैं ये फरमा क्या रहे हैं, उनका फरमान सुनना बाकी था कि उन्होंने कहा जनाब ये भी हमारा वर्कर है, बस ये कहना था। और हमारी जो मौजूदा सियासी जमातें हैं उनका दावा बोलना था। खुदा के लिए अगर आप सियासी जमात हैं इसको ऑन करें, इस शहर को ऑन करें, अहले पाकिस्तान को ऑन करें। ये ना हो कि जैसे आप कह रहे हैं कि जनाब अकेला क्या नाम है उनका, हलीम आदिल शेख साहब का, कि वो क्या करे। तो खुदा के लिए जब आप कहते हैं कि हम जो है हक की आवाज हैं, तो हक की आवाज कभी दुबक के नहीं बैठती, कभी घर में छुप के नहीं बैठती, वो रोड पे मिलती है। लेकिन हमें ये लोग कहीं नहीं नजर आएंगे, मां सिवाय ये वो प्रोपेगेंडा करेंगे जो हमेशा इस कौम के खिलाफ रहा है। चले जी, अब लास्ट में मुझे डंपर का जवाब देना। अच्छा जी जी जी। बात यह है कि हलीम आदिल ना छुप के बैठा है, उसने इतने जेल काटी है, कोर्टों को फेस किया, करने के बाद अभी भी वो अवाम में है। कुछ दिन पहले भी वो हैदराबाद और मीरपुर खास तक गए हुए थे, जलसा करके आए। उससे हट के हमारे लेबर विंग के सदर थे, वो 3 दिन अभी सिंध के पूरे नवाब शाह सखर तक गए, दौरे पे गए, राना आजम साहब, तो छुप के नहीं बैठे हुए, सही सही लोगों के साथ है। और ये जो 47 की हुकूमत है, उस टाइम आप देख लें कि पीटीआई को पूरे कराची ने बाहर निकल के ऐसा वोट दिया है, ये अवाम सारी पीटीआई के साथ है, अभी भी है। जो पहले बारियां ले रहे हैं वो अब पीपल्स पार्टी को 17 साल हो चुके सिंध के ऊपर हुकूमत करते हुए, मगर क्या उसने दिया है सिंध को? सिंध के हालात देखें, इसे वस्त कर दिया। जो रोशनियों का शहर कराची होता था, आज वो खंडरात का शहर बना। ठीक है, क्योंकि वक्त बहुत कम है मियां साहब, मैं आपका टेक लेना चाहूंगा। वो मसूद साहब रिहा हो गए सर। देखिए ये बदकिस्मती है, इंतजामी बदकिस्मती है कि देखें पूरा कराची जो है इस वक्त करब में है, तकलीफ में है। एक जान आपको पता है तमाम दुनिया की दौलत को इकट्ठा कर ले तो भी वापस नहीं आ सकती। तो मैं समझता हूँ लियाकत महसूद अगर जिम्मेदार इंसान है और अगर डंपर एसोसिएशन को वो ऑन करते हैं तो इस शहर को भी ऑन करें। ये शहर आपका है। अगर आपने यहाँ पे पैसा इकट्ठा करना है, आपने अपना बिजनेस कलेक्ट करना है, उस बिजनेस से पैसा कमाना है, तो यहाँ की जो आवाम है उसको भी महफूज बनाएं। हम ये नहीं कहते कि आप सड़कों से हट जाएं और घर बैठ जाएं और अपना कारोबार बंद कर दें। आप अपना कारोबार करें, लेकिन मैकेनिज्म ऐसा बनाएं कि आपका जो डंपर ड्राइवर है उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड हो, जहां चल रहा हो, जहां आ रहा हो, जहां जा रहा हो। सीसीटीवी कैमरे जो हैं जो गाड़ी में इंस्टॉल हो सकते हैं, आप पूरा उस ड्राइवर का ट्रैक रिकॉर्ड बनाएं कि जनाब इसको इतना टाइम हो गया, बजाय कि आप कहीं भी ये इंसिडेंट हो और आप वो गन्ने शन्ने लेके वो एक गैर जिम्मेदार शहरी की तरह आप निकलें और जाके वहां पे ववेला करना शुरू कर दें कि इतने करोड़ का डंपर था। तो मेरे भाई करोड़ तो वापस आ जाएंगे, वो जो जान चली गई, तो जिस घर का चिराग बुझ गया वो वापस नहीं आ सकता था। खुदा के लिए ये शहर कराची, अगर आप समझते हैं कि आप इस शहर के बासी हैं, इस शहर को ऑन करते हैं, तो खुदा के लिए हुकूमत के साथ बैठें, अवाम के साथ बैठें और ऐसा मैकेनिज्म बनाएं, ऐसा तरीकेकार वज़ा करें जिससे एक ड्राइवर और एक आम शहरी महफूज रह सकें। कारोबार चलेगा, ये शहर चलेगा। लेकिन बात फिर वो ये जो जान चली गई वो लौट नहीं आएगी। खुदा के लिए थोड़ा सा सोचें। बहुत कुछ से बात, उम्मीद के साथ मेरा शाद आबाद रहा। मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।